इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के 100 MCQs करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स में ये MCQs लिए हैं। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है, ये हमारे पास मैट्रिसेस से क्वेश्चन है। इफ़ A इज़ दिस, तो A इनवर्स क्या होगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज एलिमेंट्स ओनली डायगोनल में हैं। और जब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है और उसका इन्वर्स फाइंड करना हो तो सिंपली क्या करना है, इन एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल निकाल दो। तो यहाँ पे -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, 1 का 1 होगा, 1 का 1 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो अगर हमारे पास ये हो, एक कोई मैट्रिक्स हो, उसका इन्वर्स फाइंड करना, तो क्या करेंगे, ए हो जाएगा ए की जगह पे 1/a, बाकी एज इट इज़ 0 0, बी की जगह पे 1/b एंड सी की जगह पे 1/c। तो जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल हम लिख देंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए आप? तो यहाँ पर बस हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल फाइंड किया, इनका रेसिप्रोकल वो यही होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है? तो देखो पहला तो करेक्ट नहीं है बिकॉज पैरेलल होने के लिए सिंपली क्या है कि एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करो तो दूसरा आना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए हम देखते हैं कि ए डॉट बी इनका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपली क्या करते हैं, जो इसके आगे है और जो इसके आगे है इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि सीधा लिख दो, 3 × 1 हो गया 3, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो जे के साथ है -2 और जो के के साथ है उनका भी मल्टीप्लाई कर दो -1, और ये 0 आ गया है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमने बताना है कि इस इंटीग्रल की इसकी वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पर अगर ये फंक्शन, बिकॉज लिमिट यहाँ पर -a to a वाली शेप है, और अगर लिमिट ऐसी हो -a to a, जैसे -1 to 1 है यहाँ पे, और ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन होगा ऑड फंक्शन, तो ये 0 हो जाएगा। क्या ये ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन होता है कि अगर हम x की जगह पे -x रख दें और ये माइनस बाहर आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, f of x है mod of x अपॉन x, तो f of -x क्या होगा, तो x को -x से हमने रिप्लेस करना है, इसका माइनस तो हट जाएगा क्योंकि मोड में है, बट ये जो माइनस है यहाँ पे, ये माइनस आगे आ जाएगा डिनोमिनेटर से, और ये आ गया है। और अब आप देखें तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमारे f of x में थी, मीन्स ये हो जाएगा -f of x, है ना, f of x। क्लियरली ये ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, तो यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है एक्स वाई में, अगर हम x को रिप्लेस करें लैम्डा x से, y को रिप्लेस करें लैम्डा y से, तो ये लैम्डा पूरा बाहर आ जाना चाहिए, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, और अंदर ये बच जाना चाहिए वापस। ये इस केस में तो हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा जब हम यहाँ पे रखेंगे, बट यहाँ पर नहीं होगा। तो बेसिकली ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर ऑप्शन डी में आप रिप्लेस करें x की जगह पे लैम्डा x माइनस y की जगह पे लैम्डा y, ये लैम्डा बाहर नहीं आएगा, तो ये होमोजीनियस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास ये है फंक्शन, और हमने बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, इस तरह से। ओके, तो जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस होते हैं, वो हर एक पॉइंट पे, जो जैसे ये जो मोड में होते हैं, ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस तो है ये, बट ये उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं जहाँ पर ये 0 होता है मोड के अंदर। तो ये 0 होगा x = 0 पे, और ये 0 होगा
अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, मतलब x माइनस 1 ज़ीरो होगा, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। यानी 0 एंड 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस पूरा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सी ऑप्शन करेक्ट है। कंटिन्यूअस तो है बट 0 एंड 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट दिस। तो हमने ये फाइंड करना है। ओके देखो हमारे पास है यहाँ पे डिटर्मिनेंट 4 एडजॉइंट ए। तो हम जब भी हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट और अंदर कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ के, तो के बाहर आता है और इसकी पावर एन हो जाती है। एन इज द ऑर्डर। ओके अब एडजॉइंट की बात करते हैं। इफ़ वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ए बट इसकी पावर होती है जो ऑर्डर है -1। इनका आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास है डिटर्मिनेंट 4 एडजॉइंट ए, तो ये क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा और 4 की पावर ऑर्डर, ये ना मैं अभी इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई नंबर अंदर है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर ऑर्डर जो इसका 2 है ये आ जाएगा और अब यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए और अब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। 4 का स्क्वायर होता है 16, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इसकी पावर n-1 यानी ऑर्डर 2 है 2 - 1 और क्वेश्चन में लिखा है कि डिटर्मिनेंट ए है 4, तो 4 पावर 2 - 1 यानी 1 और ये 64 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स और फिर उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हमने फाइंड करना है ये। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी व्हेन दिस इज हैपनिंग, एफ नॉट इज हैपनिंग। पर देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है यानी एफ के साथ कुछ भी हो ई पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली ये हो जाएगा पी ई एंड ऑप्शन पी ई क्या है, पी ई है 2/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस। तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमने बतानी है। तो इसका हम 0 एंड 2 पे तो चेक करेंगे ही, लेकिन इसमें और भी पॉइंट्स होंगे वो हम पता करते हैं इसको डिफरेंशिएट करके कि मैक्सिमा या मिनिमा किस पे होता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा 3x² - 3 है ना। इसको डिफरेंशिएट करके इसको हम पुट करेंगे 0, तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब x हो जाएगा इससे 1 एंड -1, बट बिकॉज हमने केवल 0 से 2 तक लेना है तो माइनस वाला हम हटा देंगे। तो अब हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक 0 है, 1 है और 2 है। तो इन पे देखते हैं कि किस पे क्या हो रहा है। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x जब 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 0 - 0 + 2 ये 0 आ जाए, ये 2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 - 3 + 2 ये 0 हो जाएगा 1 पे। 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 6 + 2 यानी 10 - 6 4। तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम आ रहा है x = 2 पे, विच मीन्स ये 4 इज़ करेक्ट। हमने वैल्यू बतानी है फंक्शन की। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ए बी सी ये 3 मैट्रिसेस हैं और पूछा है कि कौन इनमें डिफाइन करता है बेसिकली कि कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसमें जो ए के नंबर ऑफ कॉलम है वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तब जाके होगा। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3 × 3। हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज़ होता है, बाद यहाँ नंबर ऑफ कॉलम होता है।
यहाँ पर 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है। यहाँ पे 3 कॉलम है और एक रो है और 3 कॉलम है। कॉलम बाद में लिखते हैं, रो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या ए बी पॉसिबल है? तो ए का ऑर्डर है 3 × 3, बी का ऑर्डर है 3 × 1। तो ये अगर इक्वल हो, पॉसिबल है, तो यस ये पॉसिबल है। फिर क्या ए सी पॉसिबल है? तो ए है 3 × 3 और सी है 1 × 3, 1/3 आई मीन। ये पॉसिबल नहीं है, ए सी पॉसिबल नहीं है। बी ए पॉसिबल है? तो देखो पहली बात तो ये इनकरेक्ट है। बी ए पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बी का ऑर्डर है 3/1, ए का ऑर्डर है 3/3 का, तो ये एक जैसे होने चाहिए, तो ये भी नहीं है। अच्छा, ए बी पॉसिबल, ए सी भी पॉसिबल नहीं है। ए सी हमने देखा ना, ए सी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है फिर, ओनली ए बी इज़ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 10 है और हमने यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली इसको हमने इंटीग्रेट करना है नॉर्मली जैसा करते हैं। हमारे पास है इंटीग्रल ओके। अगर हम 1/x को t पुट करें तो हमें मिलेगा -1/x² dx इज इक्वल टू dt। तो जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा, एक तो 2 की पावर में t आएगा और 1/x² ये पूरा का पूरा हो जाएगा, बेसिकली 2 की पावर t है और ये पूरा माइनस dt हो जाएगा, माइनस दूसरी साइड जाके, और ये जो पूरी चीज़ है ये dt हो जाएगी। ओके अच्छा, 2 पावर t इसका इंटीग्रेशन होता है, ये एज इट इज़ आता है बट log 2 नीचे आ जाता है और प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/log 2, 2 की पावर t को वापस पुट कर देंगे हम 1/x प्लस c, एंड नाउ वी विल कंपेयर दीज टू। तो क्लियरली जो k है दैट इज दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास ये है, ये सब आप देख सकते हैं। हमने फाइंड करना है कि b एंड c के बीच का एंगल क्या है। ओके, b एंड c के बीच का एंगल, तो इसमें हम यूज़ करेंगे जो प्रॉपर्टी है कि b.c इज मोड ऑफ b मोड ऑफ c cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड c। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे हम करेंगे। तो हमारे पास बिकॉज ये गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि b + c इज इक्वल टू -a। अब यहाँ पे दोनों साइड हम इसका सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड में ये, तो हमें मिलेगा मोड ऑफ, देखो जैसा हम करते ही हैं नॉर्मली, तो प्लस b.c ये 2 बार है, एंड b.c लिखो या c.b लिखो, बात एक ही होती है। ओके, b.b हो जाता है मोड ऑफ b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये है मोड ऑफ c का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ a स्क्वायर। सब वैल्यूज पुट करेंगे। मोड ऑफ b गिवन है 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा b इंटू सी, b है 3, c है 4, 3 इंटू 4 हुआ 12, 12 इंटू 2 हुआ 24 cos थीटा, c है अपना 4, ये होगा 16, a है √37, ये होगा रूट हट जाएगा, और अब हमारे पास आ जाएगा 24 cos थीटा इज इक्वल टू, ये हुआ 25 उधर जाएगा, 37 में से 25 माइनस होगा 12 आएगा, एंड cos थीटा हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या होता है? 60 डिग्रीज, π/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3।
क्वेश्चन नंबर 12, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। अच्छा, इसको हम एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में हम लिखते हैं। तो अगर हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये नीचे लेके जाना पड़ेगा, जिससे कुछ होगा नहीं, तो हम इसको dx अपॉन dy करके लिखते हैं। तो बेसिकली इससे क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा, x प्लस 2y क्यूब अपॉन 2y इज इक्वल टू dx अपॉन dy, और ये हो जाएगा x अपॉन 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dy। तो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इससे कंपेयर करेंगे हम, dx अपॉन dy प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो वी हैव पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो कंपेयर करो, पी ऑफ वाई क्या है, ये है -1/2y, एंड क्यू ऑफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर माइनस पी वाई डी वाई, और ये हो जाएगा e पावर, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, -1/2y डी वाई, ई पावर माइनस हाफ, ये यहाँ पे अलग ले लो, 1/y डी वाई। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/y का log y। अब यहाँ पर ये माइनस हाफ को ऊपर लेके जाएंगे, तो e पावर log y माइनस हाफ। अब e और log कैंसिल हो जाते हैं, सिंपली y पावर माइनस हाफ, एंड y हमारे पास ये ऑप्शन में क्या है, अच्छा इस तरह से लिखे हैं ऑप्शन, तो नीचे जाएगा ये, और ये हो जाएगा √y। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू हमने बतानी। देखो स्केलर मैट्रिक्स होता है, एक तो जो डायगोनल है उसमें सभी एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सभी सेम, और बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर y होना चाहिए 7 और x होना चाहिए 0 फॉर इट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। तो y पावर x क्या होगा, यानी 7 पावर 0, एंड दैट इज 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं फिजिबल रीजन के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, कोई लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन है। कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं, इफ़ z इज़ दिस, तो हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम बताना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखें तो 272, इस पे z क्या है, 18 × 2 प्लस 9 × 72, और ये हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18, 9 सते 63, तो फिर दूसरा पॉइंट है 15 20, ठीक है। इस पे z क्या होगा, 18 × 15 प्लस 9 × 20, 18 × 15 होता है 270 × 180, 450। इस पे 18 × 40 प्लस 9 × 15, तो ये होगा 720 प्लस
135, तो ये आ जाएगा 855। मिनिमम तो ये है और मैक्सिमम ये है, तो मिनिमम एट दिस, मैक्सिमम एट दिस। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट बताना है। तो वैसे इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये चीज़ इस तरह से नहीं होता है कि हम ब्रैकेट को ओपन कर दें ऐसे, तो ए इसमें करेक्ट नहीं है। बाकी बिल्कुल ये करेक्ट होता है, ऐसा हम करते हैं। और ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला ही है कि जो एडजॉइंट ए अपॉन ये है ना जो हमारा नॉर्मल, तो उसी को अगर पलट के लिख दो तो ये आ जाता है। और ये भी बिल्कुल है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर, बिकॉज ये नॉट करेक्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस, ये हमारे पास फंक्शन है, इज बाउंडेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अगर बाउंडेड है इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और मिनिमम वैल्यू भी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमने बताने की जो एरिया यहाँ पर दिखा रखा है, ये इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, एक जो एलिमेंट लेते हैं dx, और एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स। लिमिट होंगी 0 to 4, मतलब x1 to x2 होता है ना, तो 0 to 4। और y क्या है यहाँ पे, y है √x। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ध्यान रखना इसमें ये नहीं आएगा, ये तब होता जब पूरा नीचे तक पूछा जाता, तब हम ये लेते, सिंपली ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर गिवन है पीई, पीएफ एंड ये गिवन है और हमने फाइंड करना है ये। देखो पी ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई, ये होता है। ओके, बट हमारे पास ये तो नहीं है, हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, तो हम ये पहले फाइंड करेंगे। कैसे, देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई यूनियन एफ। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये 0.1 है, 0.3 माइनस 0.4, 0.4 माइनस 0.4 यानी ये आ गया है 0। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 0 अपॉन पी ई है 0.1 यानी 0। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। ओके, देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और वो भी सेम एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि ये के है, के के के, लेकिन बाकी सारे 0 होते हैं। अब इनका सम है 9, तो के हम मिल जाएगा 3, है ना। ये अलग बात है, इसको भी फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं, बट ये हो जाएगा 3 3 3, है ना। लेकिन अब पूछा है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, तो सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी तो है ना यहाँ पे, तो जैसे ही 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो यही पूछा है ना कि एक स्केलर मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो एलिमेंट्स में तो 0 भी है, जैसे 0 के साथ प्रोडक्ट हुआ वो चीज़ 0 हो गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखो जब बात आती है स्केलर प्रोजेक्शन की, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ये हो जाता है अपॉन दिस। और जब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन की, तो इसमें
हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी कैप का, यानी बी कैप क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इसके लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वी गेट 2x माइनस 4। इसके बाद हम देखते हैं, तो अगर हम इसको 0 रखते हैं, वी गेट x इज इक्वल टू 2। और डेफिनेटली ये प्लस पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पे देखें, x से x इज इक्वल टू 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगी पॉजिटिव, यानी इस तरह से बनेगा। तो इंक्रीजिंग है इधर 2 से आगे, तो इसका मतलब आंसर है कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 2 से आगे, 2 या 2 से आगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें तो केवल प्रॉपर्टी पूछी है कि इफ़ दिस, तो ये क्या होगा। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो तो फिर क्या होता है, जो ये लिमिट होती है इसको हम हाफ कर देते हैं और 2 आगे आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर ये कहा गया है कि इफ़ दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये और ये होते हैं इक्वल। ओके, फिर ये और ये इक्वल होते हैं, और ये और ये इक्वल होते हैं। इसी वजह से जब हम इनका ट्रांसपोज करते हैं तो सेम आ जाता है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, 6x इज इक्वल टू 12 एंड दैट गिव्स अस x इज इक्वल टू 2, और साथ ही 8x इज इक्वल टू 4y, ये कटा 2 आ गया, तो यहाँ से y आ जाएगा 2x, यानी 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। हमारे पास x और y आ चुके हैं। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस वाई की। तो 2x प्लस वाई होगा, 2 इंटू एक्स अपना 2 है, y 4 है, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ y इज साइन इनवर्स x और x है -1 से लेके 0 तक, तो रेंज ऑफ y क्या होगी। देखो अगर हम x की जगह पे -1 रखते हैं तो साइन इनवर्स -1 ये -π/2 होगा, एंड साइन इनवर्स 0 होगा 0, तो -π/2 0। तो बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए, और ये दोनों इंक्लूड करेंगे बिकॉज दोनों में ये वाला सिंबल है, तो यहाँ पर दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जब ये वाला सिंबल होते हैं तो फिर हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ अ लाइन मेक्स दिस एंड दिस एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन थीटा इज। तो बेसिकली ये अल्फा बीटा एंड गामा है, एंड क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन वाली प्रॉपर्टी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम इन्हें रखें, कॉस स्क्वायर 3π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। गामा की जगह पे यहाँ पे थीटा है। कॉस 3π/4 क्या होगा, 3π/4 होता है पाई माइनस π/4, तो कॉस π/4 हो जाएगा, कॉस 3π/4 होता है कॉस मतलब कॉस पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, तो ये माइनस कॉस π/4 हो जाएगा, यानी -1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। कॉस π/3 होता है 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - 3/4, ये 1/4 हो जाएगा,
और कॉस थीटा हो जाएगा ±1/2। तो थीटा हो जाएगा, एक तो है π/3 होता है, नेगेटिव अगर हम देखें तो ये π-π/3 होगा, विच इज़ 2π/3। तो यहाँ पे π/3 जो है दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पॉजिटिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमने ये बताना है। ओके, ये इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखना है। देखो, पहली बात तो है कि ये क्या होता है, ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके, अब डी मॉर्गन्स लॉ होता है, इसमें हम इसको यूनियन कर देते हैं और ये पूरे के ऊपर आ जाता है इंटरसेक्शन, ऐसे, ये मतलब बार। और ये होता है 1 - पी और ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होती है इसके ट्रांसपोज के। स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए होनी चाहिए नल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज। तो ये जिसके पैरेलल होती है उसको बी वेक्टर लेते हैं और जिससे पास हो रही है उसको ए वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ये हो जाएगी a प्लस TB, और यहाँ पर ये 4i - 3j + 7k प्लस t 3i + j + 2k। तो और r तो अपना xi + yj प्लस जो c के होता है ना, z के। तो अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, x = 4 + 3t, y = -3 + t एंड z = 7 + 2t। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3t + 4 t - 3, ऑप्शन सी सही लग रहा है ना? ये सेम ये सब चीज़ें ऑप्शन सी में, टी को पहले लिखा हुआ इन्होंने, बाकी तो सब ठीक है। यस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 4 फ्रेंड्स ये आस्क टू सिंप्लीफाई दिस वेयर ए एंड बी आर बोथ मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर की हैं। किसने इनमें से सही आंसर दिया? देखो, हमारे पास है 4ab + 3ab + ba -4ba। अब ध्यान रखना, ab एंड ba ये इक्वल नहीं होता है, तो हम ऐसा कहीं कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें हमको ये इक्वल लेना पड़े। तो ये हो गया 4ab + 3ab + 3ba, ऐसा हम ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट, -4ba। ये हो गया 7ab और ये हो गया -ba, और ये आंसर किया बीना ने, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 cm इज बीइंग फिल्ड विद शुगर एट दिस रेट। सिलिंड्रिकल टैंक है ये, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर गिवन है dV/dt। यूनिट देखो, ये वॉल्यूम, ये टाइम, तो dV/dt है 100 पाई। द रेट एट विच द हाइट ऑफ द शुगर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग। तो जिस रेट इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, यानी बेसिकली हमने फाइंड करना है
dh/dt। रेडियस फिक्स है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है, देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच एंड dv/dt इज इक्वल टू, देखो आर कांस्टेंट रखेंगे हम, dh/dt। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है हमने, तो ये तो है 100 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर इज 10 dh/dt। पाई से पाई कैंसिल, इससे पूरा कट गया, 1 बचा, तो dh/dt इज 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, लेट p and q be two unit vectors and alpha be the angle between them, then p plus q will be a unit vector। देखो यूनिट वेक्टर है, p यूनिट वेक्टर है तो ये 1 है, q यूनिट वेक्टर है तो ये 1 है, एंड p प्लस q यूनिट वेक्टर है तो यानी p प्लस q ये भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी p प्लस q डॉट p प्लस q इज 1। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस, मैंने एक स्टेप बीच का बाईपास कर दिया है, 2pq कॉस थीटा, जो उनके बीच का एंगल है, अल्फा है इस केस में लिखा हुआ, वो हमने फाइंड करना है। ये 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 इंटू 1, सिंपली कॉस अल्फा लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1। तो 2 कॉस अल्फा यहाँ पर हमें मिलेगा -1 कॉस अल्फा -1/2। अब ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसी पे ही कॉस -1/2 होगा, क्योंकि बाकी सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब पॉजिटिव होंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिस लाइन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो लाइन का सिंपली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज मीन्स इक्वेशन। इस केस में उन्होंने ये सिंबल यूज़ किया हुआ है म्यू बी। इसमें b तो है, वेक्टर है जिसके पैरेलल है, और a है जिस पॉइंट से पास होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इसको इसमें रखें, जैसे r होता है ना xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें रखें आई जे के रखें तो x की जगह पे 1 प्लस 5 म्यू और ये हो जाएगा i -5j -6k, और दूसरा होगा म्यू 5i प्लस j -3k। तो बेसिकली ये तो है जिस पॉइंट से पास होता है, और ये है जिसके पैरेलल है। तो बेसिकली ये है 1 -5 -6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इफ a denotes set of continuous functions and b denotes set of differentiable functions, तो कौन सा ट्रू है? तो देखो जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस तो होते ही होते हैं। ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, बट उल्टा ट्रू नहीं है, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो बेसिकली अगर हम देखें सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर होंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, हमने बताना है ये एरिया। तो इस यहां पर हम एलिमेंट लेंगे ऐसे में, ये लेंगे एलिमेंट dy, तो एरिया होगा
एक्स डी वाई और लिमिट y1 टू y2, तो बेसिकली लिमिट 0 टू 4 एक्स डी वाई और x है क्या, x है रूट वाई, तो ये आ जाएगा रूट वाई डी वाई। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 0 टू 4 रूट वाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट अर्नड जो है इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये गिवन है, तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताना है। देखो जो ये फंक्शन होता है ये होता है बिकॉज z इसमें क्या है, प्रॉफिट अर्न है, तो x एंड y जो टोटल हम सेलिंग कर रहे हैं उसका टोटल जो प्रॉफिट अर्न है उसका फंक्शन है ये, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m सच दैट दिस, इनमें से कौन सा ट्रू है। और राइट, तो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। राइट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिख देते हैं। क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, देखो बी ए को अगर इधर लेके जाएं तो बी ए इज इक्वल टू ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, हमने बताना है कि अगर इसकी P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन P माइनस Q इज वेल। पहली बात तो ये कि ये इस फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा हम करते हैं आगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 3 आगे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर है इसका 2। डिग्री की बात करें तो डिग्री होती है ऑर्डर की पावर विच इज़ 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली इन्होंने नाम दिया है ऑर्डर को P एंड डिग्री को Q, तो P माइनस Q यहाँ पर होगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर इनमें से कौन सा ट्रू है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कि जो इसके डायगोनल्स हैं इसमें 1 हो बट बाकी जगह 0 हो। तो अगर हम डायगोनल्स का मतलब होता है कि वहाँ पे i और j इक्वल होते हैं, रो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स जो वहाँ पे पड़ता है वो इक्वल होते हैं। तो यानी जहाँ पे i और j इक्वल हैं वहाँ पे ये 1 है, और जहाँ पे इक्वल नहीं है वहाँ पे ये 0 है। तो कौन सा है इसमें, ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, if r plus denote the set of all non-negative real numbers then the function this define as this is okay। तो यहाँ पर हमने बताने की, देखो पहली बात तो ये कि ये 1 to 1 तो है, बिकॉज देखो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर हम ये लेके चलते हैं तो हमें मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, प्लस माइनस नहीं आएगा बिकॉज ओनली पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये सिचुएशन होती है 1 to 1 में, तो 1 to 1 तो है ये, 1 to 1 है ये। अब इसके बाद देखो ऑन टू होता है अगर को डोमेन एंड रेंज दोनों सेम हो, जिसमें जा रहा है वो सेम हो, बट यहाँ पे अगर हम को डोमेन की बात करें, मतलब जैसे होता है ना कि एक इधर है एक इधर है, तो सारे अगर यूज़ हो रहे हो तो वो ऑन टू हो जाता है। बट नहीं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.5 है तो 0.5 कभी भी यूज़ नहीं होगा, ये अलग बात है कि वो यहाँ पर आएगा। 0.5 यूज़ नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये 1 से प्लस, रेंज जो होगी, रेंज में नंबर जो भी होगा 1 से बड़ा होगा,
तो यानी ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इस वजह से ऑन टू नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, लेट ए हमारे पास ये है एंड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए है, तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है। देखो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए जब हम निकालते हैं तो इसमें ए ये तो इंटरचेंज होते हैं आपस में, यानी जहाँ पे ए है वहाँ पे डी आ जाएगा, जहाँ पे डी है वहाँ पे ए आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, यानी -b -c ये है। और ये कहा गया है कि ये इक्वल है ए के इटसेल्फ, तो यानी ये है ए बी ये। अब कंपेयर करें हम तो d इज़ इक्वल टू a, -b इज़ इक्वल टू b, -c इज़ इक्वल टू c, है ना। a इज़ इक्वल टू d तो वापस ये आ जाएगा, ये हमारे पास है। तो b इज़ इक्वल टू -b जब होता है तो यानी b 0 है, c इज़ इक्वल टू -c होता है, c 0 है। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, देखो a प्लस b प्लस c प्लस d, यहाँ पर a b की जगह पे, चलो हाँ लिखना पड़ेगा हमें, b 0 हो गया यहाँ पे। कैसे, देखो b अगर उधर जाएगा तो 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे हमें b 0 मिलेगा। ऐसे c उधर जाएगा तो 2c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, c 0 मिलेगा। तो b और c की जगह पे हमने 0 रख दिया, d की जगह पे वापस a रख दिया, और ये आ जाएगा 2a। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, हमने बताना है कि ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूअस होता है, इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और इसमें अगर हम कोई ऐसा प्लस करें तो ये भी कंटिन्यूअस होता है, तो बेसिकली इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट दिस रेट, द रेट एट विच इट्स द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स पैरामीटर इज, ओके। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसकी साइड अगर हम लें a या x ले लेते हैं, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर डिक्रीजिंग, तो बेसिकली dx अपॉन dt है -1.5, ठीक है। पेरीमीटर पूछा है कि किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर इज 4x, तो dp अपॉन dt हो जाएगा 4 टाइम्स dx अपॉन dt, 4 टाइम्स -1.5 -6, तो इसमें है ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इफ़ दिस इज़ ज़ीरो, तो मतलब ये ज़ीरो कब होता है। देखो ये ज़ीरो तब होता है जब देखो -a to a लिमिट है, तो उस केस में ये ज़ीरो होता है अगर ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होता है इज़ इक्वल टू माइनस बाहर आ जाता है, और ये हमारे पास है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, ये जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ किस तरह की इक्वेशन। तो देखो वैसे क्लियर लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर आप यहाँ पे x log x इस पूरे को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 अपॉन x, और ये फॉर्म बन रही है dy/dx प्लस y इंटू मतलब py हम जिसे कहते हैं इज इक्वल टू q, तो यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ़ a, तो a और b ये वेक्टर हैं और हमने बताना है कि ये क्या है, कोलिनियर है, पैरेलल क्या है। तो देखो पहली बात तो पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैरेलल में एक वेक्टर में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरा आना चाहिए। a डॉट b करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर हम a डॉट b करते हैं तो 2 इंटू 1 इज़ 2, माइनस इंटू -1 इंटू +1 -1, +1 इंटू -1 -1, ये ज़ीरो आ गया है। तो a डॉट b ज़ीरो तब कब होता है, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विद अ लाइन, एंगल्स विच अ लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z, तो कौन सा ट्रू है। देखो पहली बात तो ये कि जो ऑप्शन ए है ये तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी इसके ही अलग अलग रूप हैं, ये इनकरेक्ट है। तो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, बिकॉज ये ट्रू नहीं है।
अगर आप बी को देखें तो ए को ही घुमा फिरा के बी आ रहा है, और ऐसे ही सी है। देखो कैसे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इज इक्वल टू 1, और सिंप्लीफाई करके ये आएगा, और ऐसे ही ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। तो जो हमारे पास ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे x ग्रेटर देन ये, लेस देन ये सब जो होता है, वो क्या होते हैं? वो कॉन्स्टेंट्स होती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ बोथ x एक्सिस एंड z एक्सिस, तो y के साथ क्या एंगल बनाता है? देखो जो फॉर्मूला है दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा एंड गामा यहाँ पर दिया है π/4, मतलब जो ये है एंगल, तो cos स्क्वायर π/4 प्लस ये तो हमने फाइंड करना है y के साथ एंगल, z के साथ भी π/4 है। सिंप्लीफाई करेंगे, cos π/4 1/√2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 1/2 1 हुआ, उधर जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये हो गया है 0, यानी cos बीटा 0 यानी π/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट्स द फिजिबल रीजन गिवन बिलो, यानी ये जो यहाँ पर रीजन गिवन है तो कौन सा है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये ग्रेटर होना चाहिए। 2x + 2y शुड बी ग्रेटर देन 76। तो यानी ये रूल आउट हो गया और ये रूल आउट हो गया। अब इन दोनों में से एक करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लेस होना चाहिए 104 से, तो यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो जब हम इसको, ये डिटर्मिनेंट है, इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कैसे होगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको करें, सॉल्व करें, तो ये प्लस माइनस, तो ये होगा -3, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू +-6, -3k इज इक्वल टू +-6, और माइनस उधर जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, पहले 3 से डिवाइड करते हैं, और माइनस उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।